डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भू संचलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पर्वत निर्माणकारी बलों की बात कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में पर्वत निर्माणकारी बलों के अंतर्गत मैंने आपको वलन के बारे में पढ़ाया। वलन के बाद जो पर्वत निर्माणकारी हलचल हैं, उसमें जो दूसरा रूप है उनका, वो आता है भ्रंश या दरार। जो हमारे धरातल पर चटकन पड़ जाती है, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं, पर्वत निर्माणकारी बलों के अंतर्गत मेनली दो रूप जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो वलन और एक भ्रंश। इसके अलावा दो और हैं, उनके बारे में मैं आपको संक्षेप से पढ़ाऊंगी। बात करते हैं भ्रंश के बारे में कि भ्रंश क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब चट्टानें एक दूसरे के क्या करती हैं, आमने सामने गति करती हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, संपीड़न से एक मोड़ पड़ता है, तो ये तो होता है वलन। लेकिन जब चट्टानें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है, यानी दोनों की दिशा चेंज होती है, तो बीच में गैप बन जाता है, दरार बन जाती है, उसे हम बोलते हैं भ्रंश। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, दोनों एरियाज के बीच में एक गैप बन गया है, दरार बन गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश। जब एक तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है, अर्थात दो चट्टानें आपस में एकदम एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, जैसे ही एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनके बीच में क्या होने लग जाता है, गैप होने लग जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रंश। भ्रंश का जो निर्माण होता है वो क्षैतिज संतुलन के दोनों बल, संपीड़न और तनाव मूलक, दोनों ही तरीके से होता है। लेकिन जो तनाव मूलक बल होता है, अर्थात जिसके कारण दरार पड़ती है, बीच में गैप बनता है, वह बल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संपीड़न बल जो होता है वो मेनली वलन बनाने का कार्य करता है, लेकिन कभी कभी संपीड़न के कारण भी भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जब चट्टानें तनाव मूलक बल के कारण दो विपरीत दिशाओं में स्थानांतरित होती हैं या गति करती हैं, तो उनके मध्य में चटकन या दरार उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रंश के विभिन्न तत्वों के बारे में। अर्थात जब भ्रंश बनता है तो उसमें जो है वो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, या मतलब स्थलाकृतियां तो नहीं, पर हम कह सकते हैं स्थल रूप देखने को मिलते हैं, यानी छोटे छोटे उसमें रूप मिलते हैं। जैसे बलन में मैंने आपको बताया था अपनति बनती है, अभिनति बनती है, इसी तरीके से भ्रंश में भी विभिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्षेपण या विलगाव। पृथ्वी की जो सामान्य सतह है, सामान्य सतह में क्या हुई, हलचल हुई, हलचल के कारण जो चट्टानीय स्तर है उसमें जो लंबवत परिवर्तन होता है, उसको हम विलगाव या क्षेपण कहते हैं। अर्थात मान के चलिए आप, ये पृथ्वी की सतह है, इस पे किसी तरह की हलचल होती है, तो इसके कारण जो लंबवत परिवर्तन होगा, अर्थात जो ऊपर से नीचे की तरफ परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे जो हटने की प्रक्रिया होगी, उसको हम बोलेंगे क्षेपण या विलगाव। जैसे विलगाव से ही आपको पता चल रहा है, विलगाव का मतलब होता है किसी चीज का अलग होना। सेकंड इसमें आता है अभिस्पंदन। अभिस्पंदन की अगर हम बात करें तो जैसे चट्टानीय स्तर जितनी मात्रा में हलचल के कारण पार्श्व की ओर, अर्थात किनारों की ओर खिसकता है, तो उस पार्श्ववर्ती क्षेत्रीय विस्थापन को ही अभिस्पंदन कहते हैं। अर्थात जब चट्टानें धीरे धीरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने लगती हैं, तो जो है वो किनारों तक सरकना स्टार्ट करती हैं, तो जैसे जैसे किनारों की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इस क्रिया को हम अभिस्पंदन कहते हैं। इसके बाद थर्ड आता है भ्रंश तल कोण। भ्रंश तल का जो है वो दरार के ऊपरी भाग के किनारे से नीचे दसे हुए किनारे के मध्य में लंब के संदर्भ में बनने वाले कोण को भ्रंश तल कोण कहते हैं। अर्थात आप देखिए, जैसे कि मान के चलिए ये दो चट्टानें हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं। जब ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में गई, तो जो ऊपर का ये एरिया है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे धंसता हुआ चला जाएगा। जब ये नीचे धसेगा तो जो किनारे के मध्य में लंब के संदर्भ में कोण बनेगा, अर्थात ये जो स्थिति, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, यानी ये जो चट्टानें नीचे धसती चली जा रही है, और इस तरीके से जो कोण का निर्माण होगा वो भ्रंश तल कोण कहलाता है। इसके बाद आता है उत्क्षेपण और अधिक्षेपण। जब भ्रंश तल से ऊपर की ओर उठी हुई भुजा को उत्क्षेपित भुजा कहते हैं, और ऊपर उठने को उत्क्षेपण कहते हैं।
और नीचे धंसने की जो दशा है उसको अधःक्षेपण कहते हैं, और नीचे की भुजा को अधःक्षेपित भुजा कहते हैं। अर्थात जब दो चट्टानें हैं और दो चट्टानें जब अलग होती हैं तो ऊपर नीचे अलग हुई, जैसे ये ऊपर की चट्टान है, ये नीचे की चट्टान है, तो जो ऊपर की चट्टान है ये जो ऊपर उठी हुई है, ये जो इसकी भुजा ऊपरी है इसको उत्क्षेपित कहते हैं, और नीचे की ओर जो गई है उसको हम अधःक्षेपण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनुदैर्ध्य झुकाव। क्षैतिज तल को जिस दिशा में भ्रंश काटता है उस झुकाव दार रेखा को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य झुकाव कहते हैं। इसके बाद आता है चिन्ह। धरातल पर भ्रंश तल का जो बाह्य दृश्यांश चिन्ह होता है वो बाह्य जो दृश्यांश बना अर्थात भ्रंश तल का जो बाहरी रूप देखने को मिलता है वो कहलाता है चिन्ह। यदि धरातल समतल है तो फिर ये अनुदैर्ध्य के समान ही माना जाता है। इसके बाद आता है अंतःश्रंग। अंतःश्रंग की हम बात करें तो दरार के कारण जो पृथ्वी का तल है उस तल पर जो बनी हुई तीव्र ढाल या भृगु की आकृति बनती है उसे हम अंतःश्रंग कहते हैं। नेक्स्ट है चिकनी सतह। दरार के गतिशील होने से जब दोनों भूखंड आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं अर्थात दोनों चट्टानें जो होती हैं जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो उनके जो आमने सामने के भाग होते हैं रगड़ खाने के कारण वो चिकने हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें छोटे छोटे घिसे हुए चिन्ह भी दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसी चिकनी चट्टानी सतह को हम चिकनी सतह कहते हैं। इसके बाद आता है दरार क्षेत्र। जो मुख्य दरार उत्पन्न होती है उसके बाद धीरे धीरे उसका घिसाव और उसमें भिड़ने से एक और विस्तृत और चौड़ी दरार उत्पन्न हो जाती है, उसे हम दरार क्षेत्र कहते हैं। भारत में जो हिमालय के दक्षिणी ढाल हैं और जो उत्तरी मैदान के उत्तरी छोर हैं उसके सहारे सारे पूर्व से पश्चिम दिशा में ऐसे दरार क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तत्व आता है वो आता है शीर्ष भित्ति या पाद भित्ति। जब कोई भी दरार है वो लंबवत रूप में ना होकर झुकी हुई बनती है तो इसका जो भ्रंश तल का ऊपरी भाग है उसे हम शीर्ष भित्ति कहते हैं और नीचे की बात को पाद भित्ति कहते हैं। अर्थात दो चट्टानें जब विपरीत दिशा में गई तो वैसे हम नॉर्मली देखेंगे तो गहराई इस तरह से बनेगी, दरार ऐसे पड़ेगी, लेकिन जब ऐसी गहराई ना पड़ के कुछ थोड़ी सी झुकी हुई रूप में बढ़ती है तो जो ऊपर का हिस्सा होगा वो शीर्ष भित्ति होगा और निचला भाग जो होगा वो पाद भित्ति कहलाएगा। तो इस तरीके से भ्रंश के माध्यम से ये निम्नलिखित जो मैंने आपको जितने भी सारे इस तत्व हैं उनके बारे में बताया, ये तत्व निर्मित होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकारों के बारे में, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।